नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विवादास्पद है। ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे ज्योतिषी लोग तो उठाना ही नहीं चाहते। अगर उठाते भी हैं तो उसमें गलती के जो संभावना है वो बहुत रहती है। कारण यह है कि इस टॉपिक के बारे में, इस विषय के बारे में सभी महर्षियों ने, ऋषियों ने बहुत सारी बातें कही हैं और अगर आप उन सबको एक चार्ट पे लगाते हैं तो रिजल्ट इतने अलग अलग होते हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सा सही और कौन सा गलत। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर इन बहुत सारे सिद्धांतों से जो अलग अलग हमारे ऋषि मुनियों में दिए हैं, उनमें से कुछ ऐसे सिद्धांत जो ज़्यादातर सटीक हैं, जो ज़्यादातर सही होते हैं। और उन्हीं में से एक हैं हमारे महर्षि जैमिनी, जो महर्षि पराशर के बाद में आए हैं। वो एक ही बात है, पराशर ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष कोई अलग नहीं है। जैमिनी जो ऋषि हैं, महर्षि हैं, उन्होंने उसी को थोड़ा सा एलोबरेट किया है, थोड़ा सा बढ़ाया है। जिसके बारे में पराशर जी सब कुछ बता चुके हैं, उसमें थोड़ा सा जोड़ा है। पराशर जो है वो तो मेन है, उसमें थोड़ा सा जोड़ा कि भाई ये और इसमें जोड़ दिया जाए। तो ऐसे थे हमारे महर्षि जैमिनी। तो ये जो खंड है, आयु खंड, आयु का निर्धारण, तो इसे जानने से पहले हमें जैमिनी ज्योतिष के सारे बेसिक तो नहीं, पर जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बात करूंगा ताकि आप अपनी कुंडली खोलकर खुद ही देख पाएं कि आपकी आयु कितनी हो सकती है। वीडियो के साथ साथ जैसे हम चलते चलेंगे, कुछ अपवाद, कुछ विशेष बातें मैं बताता हुआ चलूँगा। चार्ट भी हम लेंगे उदाहरण सहित, जैसे कि हम चार्ट लेंगे राजीव गांधी जी का, ऐसे चार्ट, ऐसे व्यक्तियों का चार्ट लेंगे जो ज़्यादा जिए, तो इंदिरा गांधी जी का लेंगे और रमन साहब का लेंगे। बीबी रमन बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, तो करीब 86 जिए थे। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बीच में क्या बात होते हैं वो भी बताएंगे। पर फिलहाल थोड़ा थोड़ा बेसिक, ताकि सभी समझ पाएँ, जिनको थोड़ा थोड़ा भी ज्योतिष आता है वो भी सब इसको समझ पाएँ। तो देखिए, ये है कुंडली हमारी, ये सभी जानते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव। इन 12 भावों में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां होती हैं। ये जो भाव हैं 1, 4, 7, 10, इनको केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र भाव कहते हैं। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है। और वैसे भी जैसे चंद्रमा है आपका, कहीं भी बैठा हो, अगर चंद्रमा से कोई प्लेनेट चौथे घर में बैठा है तो कहेंगे वो प्लेनेट, वो ग्रह चंद्रमा से केंद्र में है। अगर चंद्रमा से कोई ग्रह 7वें घर में बैठा है तब भी कहेंगे कि वो ग्रह चंद्रमा से केंद्र में है। तो जब ग्रह किसी भी चीज से 1, 4, 7, 10 होते हैं तो वो केंद्र में होते हैं उस चीज से। इसके बाद 2, 5, 8, 11 मतलब केंद्र से आगे वाला जो भाव है। एक अगर केंद्र है तो उससे अगले वाला जो भाव है वो क्या है, उसको बोलते हैं पर्णफर। 2, 5, 8, 11। और जो केंद्र से पीछे वाला है इसको बोलते हैं अपोक्लिम। तो अपोक्लिम में आएंगे आपके 3, 6, 9, 12। अगर जैसे लग्न से कोई ग्रह 9वें स्थान में है तो उसे कहेंगे कि वो लग्न से अपोक्लिम में है। इसी तरह से लग्न के स्वामी से अगर कोई ग्रह 12वें स्थान में है तो कहेंगे कि वो अपोक्लिम में है। तो ये थोड़ा सा बेसिक, जिनको नहीं आता उनके लिए भी। इसके साथ साथ जैमिनी ज्योतिष में ग्रहों को डिग्री के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जितना अंश होता है, तो जो ग्रह सबसे ज्यादा अंश पे होता है उसको बोलते हैं आत्मा कारक ग्रह। उससे कम अमात्य कारक, भातृ कारक, मातृ कारक, पिता कारक, पुत्र कारक, इस तरह से जाति कारक, कुछ लोग घटनी कारक बोलते हैं। उसके बाद धरा कारक, ये कारक हैं। पर हमारा इंटरेस्ट जो है आयु जानने के लिए वो है सिर्फ जिस ग्रह की सबसे बड़ी डिग्री हो, सबसे बड़ा अंश हो, उसको बोलते हैं आत्मा कारक।
अगर राहु केतु आत्मकारक हैं तो उनका जो डिग्री है वो उल्टी होती है, वो उल्टे घूमते हैं ना, इस वजह से। अगर राहु केतु की डिग्री 2 है तो उसको 30 में से घटाएंगे, इसका मतलब उसकी डिग्री 28 है। इस तरह से राहु केतु की उल्टी होती है, बाकी की जितनी है उतनी ही रहती है। तो ये 3-4 चीजें हमने देख ली। एक तो आत्मकारक हमें पता होना चाहिए कि जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होती है वो आत्मकारक होता है। ये हमारे भाव हैं, भाव के अंदर जो लिखा रहता है ये हमारी राशियां होती हैं, राशियों का नंबर होता है। किसी भी ग्रह से 1, 4, 7, 10, चाहे वो लग्न से हो, ये केंद्र होते हैं। 2, 5, 8, 11 ये पणफर, 3, 6, 9, 12 ये हमारा हो गया अपोक्लिम। अब दूसरी चीज आती है चर अचर, मतलब कि स्थिर और द्विस्वभाव राशियां। जो चर राशियां हैं वो हैं 1, 4, 7, 10, मतलब कि मेष, कर्क, तुला और मकर, ये राशियां होती हैं चर राशियां। अचर राशियां या फिर स्थिर राशियां, रुकी हुई राशियां होती हैं 2, 5, 8, 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और द्विस्वभाव जो राशि है जिनमें दोनों का स्वभाव होता है, स्थिर भी और चर भी, वो होती हैं जैमिनी, मतलब कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव हैं। इनके दोनों स्वभाव हैं, ये चर भी हैं और अचर भी हैं, मतलब चलने वाली भी हैं। चर का मतलब है चलने वाली, जो चलता है। तो आपने सुना होगा नाम याद रखने के लिए, जीवन का नाम तो चलना ही है। जीवन, मूवमेंट, चलना फिरना, इस तरह से आप थोड़ा सा इससे बहुत सहायता मिलेगी कि जो मूवेबल चीज है वो जीवन को दिखाती है। चर राशियां जीवन को दिखाती हैं। स्थिर जो रुक गया तो ये दिखाएगा आपकी मृत्यु को या फिर बहुत कम आयु को, अल्पायु को। और जो डुअल है वो चलता भी है, नहीं भी चलता है, बीच में है, तो ये दिखाएगा मध्यायु को। डुअल राशियां, द्विस्वभाव, चलने वाली न चलने वाली, ये हमारी हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये दिखाती हैं मध्यायु को। चलने वाली जो है मेष और कर्क, तुला और मकर, ये दिखाती हैं दीर्घायु को, जीवन, चलना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसको हमने कुंडली पे कैसे अलाउ करते हैं, अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए लग्न और होरा लग्न। जब आप सॉफ्टवेयर में अपना नाम डालेंगे और समय डालेंगे, जैसे एस्ट्रोसेज कुंडली है आजकल बहुत सारी है, तो उसमें आएगा लग्न आएगा और एक जगह लिखा रहेगा HL या हिंदी में होगा होरा लग्न। उनके बीच हम को एक चीज देखनी है, हमको देखना है कि लग्न किस राशि में है और होरा लग्न किस राशि में है। और फिर उसके बाद हम निर्णय कर पाएंगे कि व्यक्ति की आयु अल्पायु होगी, मध्यायु होगी या दीर्घायु होगी। अब जैसे हमने देखा कि जो होरा लग्न है वो चर राशि में है, तो हमने लिखा होरा लग्न चर में है और जो लग्न है वो भी चर में है। अगर ऐसा है चर, तो चर को हमने क्या कहा था, जीवन, लंबी आयु, तो दोनों चर में है, तो इसका रिजल्ट आया दीर्घ आयु। क्या रिजल्ट आया, दीर्घ आयु। इसी तरह से हमने लग्न और होरा लग्न को देखा। इसके बाद हम देखेंगे लग्नेश, मतलब कि लग्न का स्वामी, अष्टमेश, मतलब कि अष्टम का स्वामी किस राशि में है। अब जैसे लग्न का स्वामी देखा हमने, अगर वो भी चर में है और अष्टम का स्वामी देखा वो भी चर राशि में है, मतलब कि या तो कर्क में है या मेष में है या तुला में है या फिर मकर में है, तो दोनों चर मतलब जीवन, चलने वाला, तो फिर से क्या आ गई, दीर्घ आयु। इसके बाद हम देखेंगे शनि और चंद्रमा, उनको भी देखा, शनि को देखा, चंद्रमा को देखा। अगर वो भी दोनों चर में हैं तो फिर से दीर्घायु, तो 3 बार आया दीर्घायु दीर्घायु दीर्घायु। तो ऐसे व्यक्ति की आयु जो होगी काफी लंबी होगी, दीर्घायु होगी, 100 साल तो जिएगा ही।
100 ना तो 90 के आसपास तो जरूर जिएगा। इस तरह की संभावना इसके ऊपर बन के आती है। अब दूसरा हम देखते हैं, हर बार तो चर चर में आएगा नहीं, अगर आता है चर, एक चर और दूसरा अचर, मतलब कि स्थिर, एक चीज मतलब लग्न अगर आपका चर में है और होरा लगन स्थिर में है, आप ऐसे देख सकते हैं। अगर ये वाला केस है तो देखिए, चर मतलब जीवन, स्थिर मतलब कमायु, मृत्यु, रुका हुआ। अब दोनों चीज है तो इनके बीच का निकल के आएगा, आंसर आएगा मध्य आयु, मध्य आयु, मध्य आयु आएगा। कह सकते हैं कि बीच वाला रिजल्ट निकल के आता है, मतलब जो यहां नहीं लिखा है। जैसे कि चर और स्थिर, तो क्या नहीं है यहां पर, चर और स्थिर में द्विस्वभाव नहीं है तो द्विस्वभाव आएगा। द्विस्वभाव क्या दिखाता है, मध्य आयु। अगर स्थिर और स्थिर, अगर हम दोनों स्थिर में आते हैं, लग्न भी स्थिर में है और होरा लग्न भी स्थिर में है, स्थिर स्थिर का रिजल्ट क्या आएगा, स्थिर ही आएगा। स्थिर स्थिर का जो रिजल्ट आएगा वो स्थिर ही आएगा, तो ये दिखाएगा अल्पायु। ठीक है, चर और चर का रिजल्ट आएगा वो चर ही आएगा, वो क्या दिखाएगा, दीर्घायु। और इसी तरह से द्विस्वभाव और द्विस्वभाव का रिजल्ट आएगा वो द्विस्वभाव ही आएगा, वो दिखाएगा मध्य आयु। अगर आपका है स्थिर और द्विस्वभाव, द्विस्वभाव मतलब कि लग्न स्थिर में है और होरा लग्न द्विस्वभाव में है, तो यहां पर क्या नहीं है, नहीं है हमारा चर, चर आ गया, तो इसका मतलब आएगा दीर्घ आयु, दीर्घ आयु आ गया आपका स्थिर और द्विस्वभाव का। अगर स्थिर के साथ हम चर कर दें तो आएगा द्विस्वभाव, द्विस्वभाव, इसका मतलब आ जाएगा मध्य आयु। और स्थिर तो होता ही है, स्थिर वो हो जाएगा अल्पायु, है ना। और इसी तरह से अगर चर है तो चर और चर, चर मतलब कि दीर्घायु, चर और स्थिर द्विस्वभाव मतलब कि मध्य आयु, चर और द्विस्वभाव, द्विस्वभाव ये आएगा स्थिर मतलब कि अल्प आयु, है ना। इसी तरह से अगर हम स्थिर को लेते हैं, स्थिर लग्न स्थिर में है और होरा लग्न जो है चर में है, तो स्थिर और चर रिजल्ट आएगा द्विस्वभाव मतलब कि मध्य आयु। अगर स्थिर के साथ हम ले लेते हैं द्विस्वभाव तो रिजल्ट आएगा चर मतलब कि दीर्घ आयु। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया अगर चर और चर तो चर, चर और द्विस्वभाव तो स्थिर, अगर स्थिर और द्विस्वभाव तो चर, अगर स्थिर और स्थिर तो स्थिर, द्विस्वभाव और द्विस्वभाव तो द्विस्वभाव, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग वैसे ही आयु। अगर रिजल्ट चर है तो दीर्घायु, अगर रिजल्ट द्विस्वभाव है तो मध्यायु, और अगर रिजल्ट स्थिर है तो अल्पायु। अब इनको देखना किस किस में होता है, तीन चीजों में हम देखते हैं, तीन चीजों में देखते हैं। पहला लग्न और होरा लग्न, उनमें देखा क्या उत्तर आया, उसके बाद लग्नेश और अष्टमेश, इन दोनों को देखा और क्या उत्तर आया, और उसके बाद तीसरा हम देखते हैं चंद्रमा और शनि, सबसे तेज चलने वाला और सबसे धीमा चलने वाला ग्रह। शनि काल को भी दिखाते हैं तो उस नजरिए से भी शनि और ये कहाँ पर हैं। अगर शनि स्थिर में है और चंद्रमा भी स्थिर में है तो रिजल्ट आएगा स्थिर मतलब कि अल्पायु। अगर शनि चर में है और चंद्रमा भी चर में है तो रिजल्ट आएगा चर मतलब कि दीर्घायु। अगर शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा भी द्विस्वभाव में है तो रिजल्ट आएगा द्विस्वभाव मतलब कि मध्यायु। ठीक इसी तरह से अगर शनि स्थिर में है
और चंद्रमा चर में है तो रिजल्ट आएगा द्विस्वभाव मतलब कि मध्य आयु। अगर शनि चर में है और चंद्रमा स्थिर में है, चर स्थिर द्विस्वभाव तो मध्य आयु। अगर चंद्रमा आपका द्विस्वभाव में है तो रिजल्ट आएगा आपका स्थिर मतलब कि अल्पायु। तो इस तरह से निकालेंगे, तीनों का निकालेंगे। अब जब तीनों का निकालेंगे तो यहां पर तीन केस हो सकते हैं भाई। अगर ऐसा आता है कि लग्न और होरा लग्न से आई आपकी दीर्घायु, इसके बाद चंद्रमा और शनि से आ गई आपकी अल्पायु आ गई, ऐसा मान लेते हैं। और लग्नेश और अष्टमेश से आ गई आपकी मध्य आयु आ गई, मध्य आयु। तो अब ये तो तीन आ गए, दीर्घायु, अल्पायु, मध्यायु। क्या लें भाई? ऐसे में लग्न और होरा लग्न को देंगे, क्योंकि लग्न और होरा लग्न दिखा रहा है आपका दीर्घायु, तो इसको ही ले लेंगे, है ना, इसको ही ले लेंगे जो लग्न और होरा लग्न दिखा रहे हैं, तो दीर्घायु माना जाएगा यहां से हमारा रिजल्ट। अगर चंद्रमा सप्तम में है, उस केस में फिर शनि और चंद्रमा का जो रिजल्ट है वो फाइनल होगा। मतलब कि अगर अलग अलग आ रहा है, एक दिखा रहा है लग्न और होरा लग्न दिखा रहे हैं अल्पायु, चंद्रमा और आपका शनि दिखा रहे हैं दीर्घायु, और लग्नेश और अष्टमेश दिखा रहे हैं मध्यायु। तो अगर चंद्रमा सप्तम में है तो ऐसे केस में जो चंद्रमा वाला जो केस है उसको माना जाएगा। अगर वो दीर्घायु दिखा रहा है तो व्यक्ति की आयु दीर्घ होनी चाहिए। तो ये हमने थोड़ा सा जाना इसके बारे में कि कैसी व्यक्ति की आयु हो सकती है। ये सूत्र जैमिनी सूत्र हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सटीक हैं, काम करते हैं। आप इसकी टेबल बना सकते हैं किसी तरह से देखने के लिए। आपको देखना क्या क्या है, ये आपकी समझ में आ गया। आपको देखना है लग्ना, होरा लग्ना, शनि, चंद्रमा और इसके साथ साथ अष्टमेश और लग्नेश। अष्टमेश कहाँ पर है, किस राशि में है, चर में है, अचर में है, स्थिर में है। और लग्नेश कहाँ पर है, चर में है, स्थिर में है या फिर द्विस्वभाव में है। और फिर उन दोनों से जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि हाँ भाई इस तरह का आएगा। एक बात और है, ये जो है अगर चंद्रमा सप्तम में है तो चंद्रमा वाले को मान लेना है। अगर तीनों अलग अलग हैं तो लग्ना और होरा लग्न को मानना है। अगर तीन में से दो चीजें आती हैं, जैसे कि दो बार आ गया अल्पायु, एक बार आ गया दीर्घायु, तो जहां तक है अल्पायु होने का चांस यहां से निकल के आता है। अगर दो बार आया दीर्घायु और एक बार आया अल्पायु तो दीर्घायु। अगर दो बार आया मध्य आयु और एक बार आया अल्पायु तो मध्यायु। अगर तीनों बार मध्यायु आया तो मध्यायु है ही, तीनों बार दीर्घायु आया तो दीर्घायु है ही, तीनों बार अल्पायु आया तो अल्पायु है ही। अब यहां पर आता है ट्विस्ट कि जब इस तरह का आएगा कि दो बार मध्यायु एक बार अल्पायु या फिर दो बार मध्यायु एक बार दीर्घायु, तो इनमें अंतर है। जो दो बार मध्यायु एक बार अल्पायु है वो थोड़ा सा कम है, और जिसका दो बार मध्यायु एक बार दीर्घायु उसका थोड़ा सा ज्यादा है। 80 के आसपास आदमी जाएगा, वो कम जी सकता है जिसका दो बार अल्पायु आया है। और इसके साथ साथ हैं कुछ और भी नियम हैं जो हमको देखने चाहिए, जो भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। और उनमें से सबसे पहला नियम है आत्मकारका का, जिसका हमने बात की थी कि जो सबसे वाली जो डिग्री होती है वो प्लैनेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आत्मकारका बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि आत्मकारका बैठा कहाँ है। अगर आत्मकारका केंद्र में बैठा है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति की दीर्घ आयु होगी। आत्मकारका अगर केंद्र में बैठा है तो। अगर आत्मकारका पर्णफर में बैठा है, मतलब कि 2, 5, 8, 11 राशियों में जो भाग हैं उनमें बैठा है, आपके जो 2, 5, 8, 11 भाव में बैठा है तो मध्यायु। अगर 3, 6, 9, 12 में आत्मकारका बैठा है तो अल्पायु।
तो अगर उधर से आ रहा है दीर्घायु, यहां से आ रहा है अल्पायु, तो मध्यायु होगी। इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। इसके साथ साथ अगर आत्मकार का आपका तीसरे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, लग्न में हो, तो वो क्या करता है, चीजों को बदल देता है। बदल देता है मतलब कि अगर सब कुछ दिखा रहा है दीर्घायु तो व्यक्ति की आयु मध्यायु हो जाएगी, अगर दिखा रहा है मध्यायु तो दीर्घायु हो जाएगी, अगर दिखा रहा है अल्पायु तो मध्यायु हो जाएगी। अगर इन घरों में है, खास करके अगर सप्तम में है, तो चीजों को बदल देता है। इसके साथ साथ एक और रूल है कि जो लग्न है उससे अष्टमेश कहाँ है, अष्टमेश मतलब 8वें ग्रह का स्वामी कहाँ पर है। अगर वह केंद्र में है, अष्टम भाव का स्वामी अगर केंद्र में है तो दीर्घायु, अगर पणफर में है तो मध्यायु, अगर अपोक्लिम में है तो अल्पायु। ठीक इसी तरह से आत्मकारका से भी देखेंगे कि आत्मकारका से जो अष्टमेश है वो कहाँ पर है। आत्मकारका जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री है वो कहीं बैठा होगा, उससे जो 8वां भाव है उसका स्वामी वो आत्मकारका से कहाँ बैठा है। अगर केंद्र में बैठा है तो दीर्घायु, पणफर में बैठा है तो मध्यायु, और अगर अपोक्लिम में बैठा है तो अल्पायु। इस तरह से होता है। अब यहाँ पे जो मैंने बातें बताई हैं उन सभी को एक साथ अप्लाई करना होता है। जैसे कि किसी की दीर्घायु आ गई पर आत्माकार का बैठा है आपका पहले भाव में, तो उसकी दीर्घायु ना होकर मध्यायु हो जाएगी, क्योंकि हमने इस बात को माना है, इस बात को बताया है। इसके साथ साथ जब आत्मकार का 7वें भाव में होता है तो रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं। उल्टे मतलब अगर आत्मकार का सप्तम भाव में है और अष्टमेश केंद्र में आएगा तो अल्पायु, परफर में आएगा तो मध्यायु ही रहेगा, और अगर अपोक्लिम में तो दीर्घायु हो जाएगी। तो ये सब जो हैं महर्षि जैमिनी ने लिखा हुआ है और बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो पहले आपको यही समझ लेना है, इसको ध्यान में बैठा लेना है, तो फिर जब चार्टों में जाएंगे तो फिर आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछना है। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो आ जाएगा। और जो भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया आप पूछिए और मैं कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर देने की। और इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेंगे कुंडली, ऐसी कुंडलियां जिसकी अल्पायु है, अगर किसी की बड़ी आयु है, और उस पर लगा के दिखाएंगे कि भाई हाँ क्यों कैसे कितना जिया व्यक्ति, और इसका फिलहाल के समय में उसका बहुत इम्पोर्टेंस भी है। अगर किसी की अल्पायु है और दूसरा जो भाव है उसकी 7वें भाव 8वें भाव की दशा महादशा चल रही है, या ऐसे प्लैनेट्स की महादशा चल रही है जो अष्टम के साथ है, द्वितीय भाव के साथ है, षष्ठेश के साथ है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत है। उनको महामृत्युंजय मंत्र जाप करना ही चाहिए। यही सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है जो अकाल या असमय मृत्यु को टाल सकता है। काल की टालना है तो महाकाल के पास जाइए, यही सबसे भैरव, काल भैरव के पास आप जा सकते हैं। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पूजा है। या फिर अगर किसी को फीमेल रूप में भगवान पसंद हैं तो माता काली, वो भी काल को कंट्रोल करती हैं। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो हुए उनकी कुंडली है, तो उनकी कुंडली इसलिए ली गई है क्योंकि वो 45 साल की उम्र में ही स्वर्गवासी हो गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। तो ऐसा क्या है इस कुंडली में, अगर इनकी उम्र पर, इनकी कुंडली पर हमने जो सूत्र हैं वो लगाए जाएं तो कहाँ तक सफल होते हैं वो देखते हैं। तो जो हमारे सूत्र हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले लग्न और होरा लग्न को देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पे जो लग्न है वो स्थिर राशि में है, स्थिर राशि में है, ये देखिए स्थिर राशि है। और होरा लग्न क्या है, वो भी स्थिर में है। तो स्थिर और स्थिर, स्थिर जनाचित अल्पायु, यहाँ से निकल कर अल्पायु एक चीज हो गई। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा और शनि। चंद्रमा कहाँ पर है, चंद्रमा स्थिर में है, शनि कहाँ पर है, द्विस्वभाव में है। तो यहाँ से आया चर, स्थिर और द्विस्वभाव, रिजल्ट आएगा चर, इसका मतलब दीर्घायु। यहाँ से आगे दीर्घायु,
एक अल्पायु आया, दूसरा दीर्घायु। तीसरा हम देखेंगे लग्नेश और अष्टमेश। अब यहाँ पर सिंह राशि है तो इसका लग्न, लग्नेश तो सूर्य होगा, वो यहाँ पर है। और अष्टम में मीन राशि है तो इसका जो अष्टमेश होगा वो गुरु होगा, वो भी यहाँ पर है। दोनों एक साथ बैठे हैं कैसी राशि में, स्थिर राशि में। तो लग्नेश भी स्थिर और अष्टमेश भी स्थिर, तो रिजल्ट आएगा स्थिर, इसका मतलब अल्पायु। तो 3 में से 2 जो हैं वो अल्पायु दिखा रहे हैं, तो मामला सीरियस है, मामला सीरियस है। अब अल्पायु का मतलब होता है 40 के आसपास, 40, 45, 50, तो उनकी उम्र 45 ही थी। तो यहाँ पर बड़ा सक्सेसफुल ये लग रहा है हमको, है भी बहुत चार्टों पे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत में ये सही आता है निकल कर। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि अल्पायु है पर यहाँ पर आप देखिएगा जो आत्मकारक है बुध, वो केंद्र में है। तो आत्मकारक जो बुध है वो केंद्र में अच्छा है। एक्चुअली कहा गया है किसी के चार्ट में अगर केंद्र में आत्मकारक है तो दिस इज द किंग मेकर, व्यक्ति को राजा बना देता है। तो राजा थे ही, और भी बहुत लोगों की कुंडलियों में आप देखेंगे जिसके भी केंद्र में, पहले तो केंद्र में ही आ जाए 1, 4, 7, 10 तो व्यक्ति ऊपर जाता है, और अगर लग्न में ही आ जाए तो व्यक्ति बहुत ऊपर जाता है। तो ये काफ़ी फेमस हुए थे, इनकी फेम काफ़ी हुई थी। हालांकि आयु अल्प थी वो एक अलग बात है, पर जीवन में इनको हर सुख मिला इस आत्मकारक के यहाँ पर होने की वजह से, इसका बहुत बड़ा हाथ रहा। अब इसके बाद दूसरी चीज़ें देखते हैं। अब जब आत्मकारक लग्न में आता है तो हमने कहा था कि वो बदल देता है, तो काफ़ी हद तक बदलने की कोशिश की 40 से 45, पर यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट आप देखिए बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम चंद्र और शनि को छोड़ दें तो बाकी के सब अल्पायु ही दिखा रहे हैं। इसके अलावा आत्मकारक के दोनों तरफ मेलेफिक्स हैं, इधर मंगल है, रे राहु है। लग्न के दोनों तरफ मंगल है और राहु है। इसके अलावा लग्नेश के भी दोनों तरफ मंगल है और राहु है। इसके अलावा अष्टमेश के भी दोनों तरफ मंगल है और राहु है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हमारी नेगेटिव दिखा रही हैं तो उनकी आयु काफ़ी कम कह सकते हैं। इसका मतलब जो चीज़ है वो काम कर रही है, और चार्टों पे भी देखेंगे। अब इनकी मृत्यु हुई थी हमारी राहु की महादशा और केतु की अंतर्दशा में। राहु की महादशा और केतु की अंतर्दशा में। राहु केतु कार्मिक प्लैनेट्स हैं, कार्मिक प्लैनेट हैं, और राहु जो है चंद्रमा की राशि में है, और चंद्र यहाँ पर आपके 12 भाव के स्वामी है, 12 भाव के स्वामी है। और गुरु जो अष्टमेश के साथ बैठे हुए हैं, अष्टमेश के साथ बैठे हुए हैं, और द्वितीय भी यहीं पर है। तो ये दोनों मारक भावों के साथ बैठे हुए हैं। तो काफ़ी हद तक का ये प्रेडिक्शन किया जा सकता था, क्योंकि राहु केतु की वैसे ही जब भी राहु की दशा चलती है काफ़ी खतरा रहता है। ऊपर से अगर आपका अल्पायु का योग है तो वो खतरा और बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर दीर्घायु होती तो इतना डरने की बात नहीं है। चाहे वो मंगल, शनि, इस तरह के ग्रहों की दशा हो, ऊपर से उनका संबंध अगर अष्टम से, सप्तम से, द्वितीय भाव से, छठे से है, और आपकी अल्पायु है तो थोड़ा सा बात होती है। एक बात और है, जब राहु, मंगल, केतु इनका आता है तो अचानक से चीजें होती हैं जिनका आइडिया नहीं होता। कहाँ तो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, ऊपर है, सब बढ़िया है, फिर अचानक से बूम, अनएक्सपेक्टेड चेंज लाते हैं राहु, केतु, मंगल, और कभी कभी शनि भी। तो ये थी हमारी राजीव गांधी की कुंडली। आइए अब देखते हैं इंदिरा गांधी जी की कुंडली को। ये उनकी कुंडली है। अब हमें देखना है कि आयु निर्धारण के जो हमने जैमिनी सूत्र, महर्षि जैमिनी ने जो सूत्र दिए हैं उसका हम किस तरह से इसमें उपयोग करेंगे। पहले तो उनकी आयु जो थी वो 66, तो ये मध्यायु कह सकते हैं इसको, 66। ये अल्पायु तो नहीं है और ये दीर्घायु भी नहीं है। तो अब अगर हम इंदिरा गांधी जी के लिए देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे लग्न और होरा लग्न। लग्न चर में है, चर राशि में है। होरा लग्न द्विस्वभाव में है। तो चर और द्विस्वभाव, तो रिजल्ट क्या आएगा, चर और द्विस्वभाव का रिजल्ट आएगा स्थिर, स्थिर आएगा। तो पहला हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, अल्पायु आया, अल्पायु आया पहला।
है ना। दूसरा हम देखते हैं शनि और चंद्रमा के बीच में, तो शनि कहाँ पर है? अरे शनि देखते हैं भाई, आपके शनि ये बैठे, तो शनि किस में है? चर राशि में है। 1 4 7 10 ये चर राशियां हैं। 2 5 8 11 ये आपकी स्थिर राशियां हैं। 3 6 9 12 ये द्विस्वभाव हैं। तो चर राशि में है शनि। चंद्रमा किस में है? ये भी चर में है। तो दोनों चर में है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? चर आएगा। और चर का मतलब दीर्घायु आ गया। दूसरा रिजल्ट हमारा है दीर्घायु, महर्षि जैमिनी के अनुसार। अब देखते हैं लग्नेश और अष्टमेश। लग्नेश क्या होगा? लग्नेश होगा चंद्रमा जो कि चर में है। और अष्टमेश कौन है? 8वें घर में शनि की राशि है, तो अष्टमेश शनि है। दोनों चर में है, तो यहां से भी क्या आया? दीर्घायु। दीर्घायु आया, दीर्घायु। तो ओवरऑल यहाँ से रिजल्ट आया कि इंदिरा गांधी जी की जो आया, यहाँ से दीर्घायु रिजल्ट हमारा आता है। जैसे कि राजीव गांधी का अल्पायु आया था 40 के आसपास, तो इनका आ रहा है 80 के आसपास। 80 से आजकल 80 के आसपास ही दीर्घायु हो जाती है। तो फिर ऐसा क्या, क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो उसका भी एक कारण है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पर चंद्रमा सप्तम में है। तो अगर चंद्रमा सप्तम में है तो हम चंद्र और शनि के अकॉर्डिंग ही लेंगे यहाँ से जो रिजल्ट आएगा। और चंद्र और जो शनि दिखा रहे हैं वो दीर्घायु दिखा रहे हैं हमारी। क्या दिखा रहे हैं? दीर्घायु दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दीर्घायु से मध्यायु क्यों हो गई? इसके कई कारण हैं। तो उनमें से जो कारण है उनको दिखाते हैं। उनके बारे में पहले बता चुका हूँ। एक तो यही है कि आत्मकार का कौन है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना, आत्मकार का राजा होता है, वो कौन है? इनके चार्ट में वो शनि है। शनि महाराज हैं आत्मकार का। और अश्लेषा नक्षत्र में है 21 डिग्री 47 मिनट। अश्लेषा नक्षत्र नागों का नक्षत्र है। पॉलिटिक्स के लिए जबरदस्त है। ऐसा व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को ताड़ लेता है और जैसे सर्प है ना, ऐसे 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 अपने लक्ष्य को इधर से उधर से घूम के पहुंच ही जाता है। तो पॉलिटिक्स में मैंने बहुत ऊपर लेकर गया शनि। यहाँ पर शनि जो है परिवर्तन योग में है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा शनि की राशि में है, शनि चंद्रमा की राशि में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। नाड़ी ज्योतिष में तो बोलते हैं अगर आपकी कुंडली में 2-3 परिवर्तन योग हैं तो ये 1000 राजयोग के बराबर हैं। तो इनकी कुंडली में शनि चंद्र में परिवर्तन योग है। इसके बाद मंगल और सूर्य में परिवर्तन योग है दूसरे में, और 5वें घर में पॉलिटिक्स के सिंहासन के परिवर्तन योग है। तो 10 कुंडली है उनकी। पर यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आयु को कम कर रही हैं। जैसे कि शनि जो हैं वो आत्मकारक हैं और दोनों तरफ से मंगल और केतु से घिरे हुए हैं। ना तो मंगल अच्छे ग्रह हैं आयु के लिए और ना ही केतु अच्छे ग्रह हैं। हालांकि मंगल योग कारक है, वो एक अलग बात है, पर आयु के लिए मंगल इज अमेलेफिक, क्रूर ग्रह है, और केतु तो है ही। इसके साथ साथ अगर एक तो ये बात होगी, आत्मकारक जो है वो केंद्र में है। आत्मकारक कौन है? शनि है। तो बहुत अच्छी बात है, केंद्र में दीर्घायु होता है। पर वो बदल भी देता है। बदल भी देता है मतलब अगर किसी की दीर्घायु है तो वो उसको या तो मध्यायु कर सकता है या अल्पायु कर सकता है। खास करके अगर वो पहले 7 में, तीसरे 9वें घर में हो। तो यहाँ पहले घर में है तो उसने यहाँ पे इसको मध्यायु कर दिया, क्योंकि इस पर जो नेगेटिव इफेक्ट ही ज़्यादा आ रहे हैं। और भी चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि लग्न भी पापकत्री में, लग्न पापकत्री में आ रहा है आपका। इसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं ऐसे, अगर हम आत्मकारका से अष्टमेश देखें तो आत्मकारका कहाँ पर है आपका? आत्मकारका खुद ही अष्टमेश है। तो यहाँ से एक सूत्र आता है जैमिनी का, जो हमने पहले नहीं बताया, कि अगर अष्टमेश खुद ही आत्मकारक है तो व्यक्ति की आयु मध्यायु होती है। क्या होती है? मध्यायु होती है। तो अगर यहाँ पर दीर्घायु दिखा रहा है, अगर यहाँ पे अल्पायु भी दिखा रहा होता, पर अगर अष्टमेश खुद आत्मकारक है तो व्यक्ति की क्या होती है? मध्यायु होती है। तो यहां से क्या आ गया? मध्यायु आ गया। और अगर देखें, देखिए लग्न से त्रिकोण में कैसे ग्रह हैं,
लग्न से त्रिकोण में देखा जाए तो देखिए सूर्य पाप ग्रह है, चंद्रमा तो शुभ ग्रह है। लग्न से त्रिकोण में कुछ ऐसा खास नहीं कह सकते। सबसे वाली जो मेन बात यहां से निकल के आई कि अगर अष्टमेश खुद आत्मकारक बन जाएं तो उस केस में मध्य आयु होती है। बाकी के जो दूसरे नियम है, जैसे कि आत्मकारका से अगर आप देखें आपका अष्टमेश कहां पर है तो वो खुद ही है। अगर आप लग्न से देखें तो केंद्र में आएगा तो यहां से दीर्घायु निकल के आएगी आपकी, पर चूंकि अष्टमेश खुद ही आत्मकारक है तो मध्यायु आएगी। आइए देखते हैं इस कुंडली को। एक जातिका की कुंडली है। कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन आया था इस तरह का कि आयु के बारे में बताएं। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई कैरियर, बच्चे, फैमिली लाइफ, तो उनका जो फोकस था कि आयु के बारे में बताएं, क्योंकि उनको बताया हुआ है कि उनकी आयु कम है, तो इस वजह से चिंतित हैं। तो उनकी कुंडली को मैंने अपने वीडियो में ही डाल दिया है, ताकि कि मैं उनको ऐसा वीडियो बना के भेज भी नहीं पाऊंगा, पर इस तरह से वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगी। तो अगर हम इस बात को देखें, अपने जो सूत्र हैं, जो महर्षि जैमिनी के अनमोल सूत्र हैं, उनके अकॉर्डिंग, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। एक एक चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लग्न और होरा लग्न कहाँ पर है। तो लग्न तो चर है, 1, 4, 7, 10 चर है, और होरा लग्न ये यहाँ पर है, वो द्विस्वभाव है। तो चर और द्विस्वभाव हैं, तो रिजल्ट आएगा इन दोनों का क्या, स्थिर आएगा, और स्थिर का मतलब होता है अल्पायु। तो एक हमारा है अल्पायु, अल्प आयु। दूसरा हम देखेंगे आपका शनि और चंद्रमा। तो शनि जो है वो स्थिर राशि में है और चंद्रमा भी स्थिर में। स्थिर स्थिर मतलब स्थिर। तो दूसरा भी क्या है, अल्पायु, अल्प आयु। अब तीसरा हम देखेंगे आपका लग्नेश और अष्टमेश। तो लग्नेश आपका है चंद्रमा और अष्टमेश आपका है शनि। तो शनि आपका स्थिर में और चंद्रमा स्थिर में, तो इसका भी रिजल्ट आया स्थिर, इसका मतलब अल्पायु, अल्पायु। तीन बार अल्पायु आया आपका। तो यहां से तो यही निकल के आता है कि व्यक्ति की आयु कम है, और इसे देखकर ही किसी ने कहा भी होगा और सही भी कहा है, यहां से निकल के आ रहा है। महर्षि पराशर के अकॉर्डिंग तो अल्पायु आती नहीं है, इसका मतलब जैमिनी सूत्रों को यूज किया गया है। पर अब यहां पर थोड़ा अगर गहराई में जाए तो यही तो गलती होती है कि आधी जो नॉलेज है उससे तो ना नॉलेज कम हो ही ना तो अच्छा है, वो कम नॉलेज से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कम ध्यान देने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से मैं विश्वास करता हूँ या तो पूरा देखो या फिर मत देखो। जल्दी से आंसर देने में कई बार गलती हो जाती है, ये भी है। तो अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ से तो हमें अल्पायु लगता है, लेकिन जो दूसरे सूत्र हमने बताए इनसे आगे हम बढ़ें तो फिर कुछ आएगा रिजल्ट दूसरा ही। अब देखें आत्मकारक कहाँ बैठा है, आत्मकारक कहाँ बैठा है। अगर हम देखें आत्मकारक, तो आत्मकारक खुद शनि महाराज हैं और वो पणफर में बैठे हैं लग्न से। तो यहां से आई मध्य आयु, है ना। अगर आत्मकारक पणफर में हो तो लग्न से क्या होती है, मध्य आयु होती है। दूसरा आत्मकारक खुद अष्टमेश है, तो ये महर्षि जैमिनी का अलग से सूत्र है। अगर आत्मकारक खुद अष्टमेश है, वो दीर्घायु दिखा रहा है या आपकी अल्पायु दिखा रहा है, रिजल्ट बदल जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा, मध्यायु, मध्यायु हो जाएगी। तो यहां से फिर से रिजल्ट आपका आया मध्यायु। अब देखें अष्टमेश लग्न से कहां पर है, अष्टमेश लग्न से फिर से पणफर में है, तो फिर से मध्यायु। और अब देखें कि अष्टमेश आत्मकारक से कहां पर है। तो अगर आत्मकारक से अष्टमेश देखें तो आत्मकारक से जो अष्टम जो बन रहा है वो बन रहा है गुरु, और गुरु अपने ही घर में है, मतलब कि 8वें घर में है। 2, 5, 8, 11 स्थान में है, तो ये क्या हो गया, पणफर स्थान में आ गया फिर से। तो फिर से आई मध्यायु। इसके अलावा लग्न से पंचम में, मतलब कि त्रिकोण में चंद्रमा और बुध दोनों शुभ ग्रह हैं, तो इससे आई बल्कि दीर्घायु।
तो यहाँ से निकल कर आता है कि जो हम पहले देख रहे थे अल्पायु अल्पायु अल्पायु, वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर लग्न के ऊपर हम प्रभाव देखें, एक तरफ केतु जरूर है पर दूसरी तरफ कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई पाप ग्रह का पाप कत्री योग यहाँ पे नहीं बना हुआ है। अगर अष्टम भाव को देखें जो कि आयु का है, तो अष्टम भाव से 1 2 3 4 चौथे में शनि है, 12वें में कोई नहीं है, 11वें में गुरु और राहु हैं। तो 11वें में जो 2 प्लेनेट हैं वो हेल्प कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अर्गला, पॉजिटिव अर्गला। और उसका विरोध करने वाला यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पर कोई है नहीं है 11वें का विरोध करने वाला, 1 2 3, तीसरे में कोई नहीं है, तो पॉजिटिव अर्गला बन रही है आपकी। 10वें में 2 हैं चंद्रमा और बुध, तो यहाँ पर चौथे में शनि है, तो लगभग कैंसिल हो रहा है। तो ओवरऑल कहेंगे कि व्यक्ति की आयु 70 के आसपास होनी चाहिए, ना कि 40 के आसपास। 70 से ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि अच्छे कर्म, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, इन सब चीज़ों से आयु बढ़ती है, और इसका उल्टा अगर व्यक्ति करे तो उससे आयु कम होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा उनका ये था कि उनको ऐसा लगता है कि बीमार जल्दी होती हैं, बीमार होकर घबरा जाती हैं, इस तरह का उनका था। वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि चौथा घर जो होता है मानसिक शांति का होता है। चौथा घर से ही आदमी को सुख होता है, चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चौथा घर मंगल और सूर्य आए हुए हैं, इसी वजह से माता से भी थोड़ा सा उनका कम सुख मिला, और ये इस तरह का उनको है जो घबराहट होती है, थोड़ा सा बीमार, किसी चीज़ का जो ज़्यादा डर लगता है वो भी है, और इस वजह से वो थोड़ा बहुत दूसरों को भी इस डर की वजह से कभी कभी कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं। और शादी के बाद की लाइफ भी उनकी थोड़ी सी कुंडली मिलाकर ही होनी चाहिए, ये मांगलिक है। और फिर चौथे घर का जो कारक ग्रह है, मतलब कि चंद्रमा, वो नीच के हैं और उन पर शनि की दृष्टि है, और बुध उनके साथ है। बुध यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि उनका एक राशि तृतीय भाव में है, दूसरी द्वादश भाव में है। तो ये होगी हमारी एक और कुंडली, एक रियल कुंडली। और इसके बाद हम देखेंगे एक और कुंडली, उस पर देखते हैं हमारे जैमिनी सूत्र किस तरह से काम करते हैं। आइए अब बात करते हैं अब सद्दाम हुसैन जी की कुंडली के बारे में। तो अगर हम उनकी कुंडली देखते हैं और महर्षि जैमिनी के सूत्र लगाते हैं आयु निर्धारण के लिए, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, किस तरह से वो इस कुंडली पर लागू होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले होरा लग्न और लग्ना को हम देखेंगे। देखिए लग्ना जो है वो द्विस्वभाव में है, 3 6 9 12 द्विस्वभाव राशि हैं, और होरा लग्ना द्विस्वभाव राशि में है, और लग्ना भी द्विस्वभाव राशि में। दोनों द्विस्वभाव तो रिजल्ट भी द्विस्वभाव। द्विस्वभाव का मतलब मध्य आयु, मध्य आयु मतलब कि 70 के आसपास। व्यक्ति 59 साल जिया था, पहला आंसर सही है। दूसरा चंद्रमा और शनि देखते हैं। तो चंद्रमा जो है वो फिक्स में है, स्थिर में है, और शनि जो है वो द्विस्वभाव में है। तो द्विस्वभाव और स्थिर, तो रिजल्ट आएगा चर। तो चंद्रमा और जो शनि दिखा रहे हैं वो दीर्घायु दिखा रहे हैं। होरा लग्न और लग्न ने जो दिखाई वो हमारी मध्यायु दिखाई, चंद्रमा और शनि ने दिखाई दीर्घायु। अब बचा हमारा लग्नेश और अष्टमेश। तो लग्नेश हुए गुरु, तो लग्नेश जो गुरु हैं वो बैठे हैं आपके चर राशि में, और जो अष्टमेश हैं वो जो शुक्र हैं वो बैठे हैं आपके द्विस्वभाव में। द्विस्वभाव और चर, तो रिजल्ट आया स्थिर, और स्थिर क्या होता है अल्पायु। तो हमारे पास तीनों रिजल्ट आ गए। जो पहला रिजल्ट आया मध्यायु, मध्यायु, दूसरा आया हमारा दीर्घायु, दीर्घायु, और तीसरा आ गया हमारा अल्पायु। जो मध्यायु आया ये आया हमारा कहाँ से, लग्न और होरा लग्न से, और जो दीर्घायु आया वो शनि और चंद्रमा से, और जो अल्पायु आया वो अष्टमेश और लग्नेश से। तो जब तीनों अलग अलग आए
और चंद्रमा सप्तम में ना हो तो होरा लग्न और लग्न को देख लेना चाहिए। वहां से हमारा मध्यायु आ गया। क्या आ गया? मध्यायु रिजल्ट आ गया। तो इन दोनों को हम मध्यायु कह सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद हमको एक और चीज आत्मकारक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आत्मकारक लग्न में ही बैठा है। तो अब ये तीसरी कुंडली है, शायद राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सद्दाम हुसैन, लग्न में अगर आत्मकारक आता है तो किंग मेकर, राजा पैदा होते हैं ऐसे। उसमें तो राजा ही थे ये सारे लोग। बाकी तो राजाओं के भी राज उजड़ते ही हैं, मृत्यु भी होती है और बुरा टाइम भी आता है, वो तो कर्मों का फल है। पर ऊंचाई पर जाता है व्यक्ति अगर आत्मकारक लग्न में ही बैठा हो। तो यहाँ पर जो आत्मकारक है वो अष्टमेश है और रेट्रोगेट है। तो मृत्यु जो होगी वो बड़ी ही कार्मिक और फेम भी दिलाएगी। जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी जान गए बाद में। शुक्र ऊपर भी ले गया, राज भी दिलवाया, और अब ये अष्टमेश है और तृतीय जो वॉर का है, ये तीसरा जो स्थान है वो वॉर का, युद्ध भी कराए और मृत्यु के थ्रू फेम भी दिलाया सद्दाम हुसैन साहब को। उसमें बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, पर हमारा जो फोकस है हमें उससे नहीं हटना है। हमारा फोकस है आयु को देखना। तो चूंकि केंद्र में आत्मकारक है तो ये आयु को अच्छा माना गया है, अच्छा माना गया है। और पर एक बात और भी है कि अगर आत्मकारक पहले 7 में, तीसरे 9 में, खास करके अगर 7 में हो तो थोड़ा सा बदल देता है। मतलब कि मध्यायु है तो उसे कम कर देगा, या फिर दीर्घायु है तो मध्यायु कर देगा, तो अपने आप में चेंज करने की कोशिश करेगा। तो इनकी मध्यायु ही आई है और कुछ खास आत्मकारक इसमें कर नहीं पाया। प्रैक्टिकल, हमें तो प्रैक्टिकल देखना है ना क्या रिजल्ट है, तभी आएगा असलियत में। तो ये है कि हर बार वो उतना बदल नहीं पाता। मेरे ख्याल से सप्तम में हो तो कुछ खासा चेंज कर पाता है, क्योंकि सप्तम उल्टा होता है। लग्न में तो उतना असर है नहीं। हाँ, राजा जरूर बना दिया उसने, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन लाया, क्योंकि अचानक से सब 7 में जो घर है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। और यहाँ पर जो आत्मकारक है लग्न में बैठ कर ही रेट्रोगेट है। अष्टमेश इन केंद्र दीर्घ फ्रॉम द लग्न एंड आत्मकारका। जो अष्टमेश है, जो 8वें भाव का स्वामी है, वो लग्न से और आत्मकारक से, तो आत्मकारक वो खुद ही है। तो अगर अष्टमेश आत्मकारक हो तो फिर से वही जोमिनी जी का सूत्र आता है निकल के। तो इसे ध्यान से देखना चाहिए कि अगर अष्टमेश आत्मकारक बनता है तो मध्यायु तो व्यक्ति की होती ही है। तो यहाँ पर भी उनका जेमिनी जी के सूत्र बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहे हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं। मृत्यु हुई थी मंगल और राहु में। मंगल की महादशा, राहु की अंतरदशा। तो अगर मंगल को देखा जाए तो पहले तो मंगल जो है वो पाप ग्रह तो है ही, उसके साथ साथ द्वितीय मार्केश हैं, भाग्येश भी हैं पर मार्केश भी हैं। उसके साथ साथ जो मंगल के साथ में कौन है? राहु है। तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तो है नहीं, सब ये तो सभी को पता है। इसके साथ साथ मंगल पर जो दृष्टि पड़ रही है बुध की पड़ रही है। बुध क्या है? सप्तमेश, प्रबल मारक हैं इसमें, और वैसे भी गुरु के शत्रु हैं। तो मंगल पर बुध की जो दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी पड़ रही है। केतु वही काम करते हैं जिसके साथ बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर प्रबल मारक हैं, सप्तमेश हैं, और वो भी जाके बैठ गए तृतीय भाव में, जो भी अष्टम से अष्टम है। तो एक तरह से वॉर का, चोट का, ट्रांसफॉर्मेशन का, प्रॉब्लम्स का, भाग दौड़ का, छुपा छुपी के खेल का, क्योंकि चौथा घर जो होता है अपना घर होता है, और ये अपने घर से कहीं छुप जाओ वो होता है। तभी सद्दाम हुसैन साहब जो थे भागे फिरे थे, छुप गए थे जाके गड्ढे में बहुत दिनों। फिर अमेरिका वालों ने ढूंढ लिया उनको, फिर उनके फोटो वगैरह आए थे दाढ़ी वाड़ी के साथ, और फिर उनका जो केस चला था, फिर उनको मानवता का विरोधी मान के फांसी चढ़ा दिया गया था। तो वो सारी चीजें इस चार्ट में दिखाई दे रही हैं साफ तौर पे, पर हमारा जो मेन फोकस था वो था आयु के बारे में। तो इस कुंडली पर भी ये बात काम कर रही है। तो वो अपनी कुंडलियों पर भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। कुछ 2-4 बातें हैं। सबसे पहले मेन स्टेप, उनके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन है। पर हाँ, एक बात है कि अगर सारी चीज़ें अल्पायु दिखा रही हैं तभी अल्पायु व्यक्ति को मानना चाहिए, और उसमें भी महामृत्युंजय मंत्र, धर्म का पालन करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, और मेडिकल चेकअप कराते रहना, और खुश रहना,
पॉजिटिव रहना, हार ना मानना, आगे बढ़ते रहना। इनसे आयु की भी वृद्धि होती है और व्यक्ति की हर तरह से हर कष्ट का निवारण होता है। दूसरों का साथ देना, अपने आसपास के लोगों का साथ देना, तो ये है। अगर तीनों चीजें, बहुत सारी चीजें अल्पायु दिखाती भी हैं, तभी ये ना मान लेना कि अल्पायु है, क्योंकि कई बार गलती हो सकती है, हर किसी से हो सकती है, अच्छे से हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति की इस तरह से सलाह मान लेना, किसी ने कह दिया आपकी अल्पायु है, तो इस तरह से ना माने, ना डरें, बिल्कुल भी पॉजिटिव रहें, आत्मविश्वास से रहें। पर हाँ, ये है कि ज्योतिष हमारा ज्ञान है, हमारे ज्योतिषियों ने दिया है और वो वास्तव में काम करता है, और उसको हम अगर बहुत सारी कुंडलियों पर देखें तो इसका आभास हमें हो जाता है। तो आपको आइडिया हो गया होगा इस चीज़ का। इसके बाद हम महर्षि पराशर मुनि ने जो हमारे लिए दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी, उसके बारे में भी, जीवन के आयु खंड के बारे में बात करेंगे। आयु खंड, उन्होंने आयु खंड कहा है, मतलब कि आत्मा तो अमर है, जो आत्मा है वो तो अमर है, उसका तो न जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा है। सिर्फ इस शरीर का ही जन्म होता है, शरीर की ही मृत्यु होती है। तो उसी के जो भी चीज़ें हमको दिखती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, शरीर भी उन्हीं से है, उनका तो नाश निश्चित है ही, आज नहीं तो कल। हम उसी आयु की बात कर रहे हैं। आत्मा की तो कोई आयु है नहीं, वो तो अजन्मा है, हर जगह स्थित है, हर जगह स्थित है, स्थिर है, मूव नहीं करता है। इसी तरह मान लीजिए जैसे कि घड़े के अंदर जो वायु है, तो ऐसा लगता है वो इस घड़े की वायु है, वास्तव में तो वायु घड़े के बाहर भी है, अंदर भी है, हर जगह वो वायु है। इस तरह आत्मा का कुछ परिचय दिया गया है। तो यहाँ से हम बढ़ेंगे अगले अपने स्टेप की तरफ, जहाँ पराशर मुनि ने जो आयु के बारे में बताया है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ऐसी मेरी आशा है। आप लोगों को कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ऐसे है, कुछ गलती आपको लग रही हो, कुछ नियम हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन हो समझाने में, वो मैंने ना बताए हों, क्योंकि आसानी तरीके से जो बताया जा सके वही मैं बता रहा हूँ। पर ऑलमोस्ट बहुत कुछ कवर किया गया है और मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कि दूसरे भी इस नॉलेज को समझ पाएँ, खुद ही अपनी कुंडली देख पाएँ, समझ पाएँ। और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।